हेलो, नमस्कार। मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एनसीईआरटी के टॉपिक को लेकर के आए हैं। यह टॉपिक है ईंट, मनके और अस्थियां से संबंधित। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 12 की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के अंतर्गत यह पहला अध्याय है और आज के इस क्लासरूम में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस तीसरे पार्ट को, तीसरे भाग को, ईंट, मनके और अस्थियां नामक इस टॉपिक को, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वह बात होगी सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में। अभी तक अगर हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करें, यहाँ पे हम लोग भाग 1 में और भाग 2 में बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समझ चुके हैं। पहले हिस्से में हम लोगों ने समझा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना आखिर कब और कैसे हुई, किन परिस्थितियों में सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित होने का अवसर मिला। उसके बाद के टॉपिक में हम यानी कि दूसरे भाग में हम लोगों ने जाना और समझा था सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में। स्वाभाविक सी बात है, हमारे मन में यह सवाल हमेशा आता है कि सिंधु घाटी सभ्यताओं में जो वर्ग विभाजन था, सामाजिक विभाजन था, वह किस प्रकार का था। इसकी जानकारी कहीं न कहीं अनुमान आधारित ही है। चूंकि आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य, लिखित साक्ष्य हम लोगों के पास अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुमान के आधार पर ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को लिखने का प्रयास किए हैं। तो सामाजिक विभिन्नताओं को समझने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है वह है वहां के समाधान के प्रकार, यानी वहां के समाधान की प्रक्रिया, यानी कि वहां के लोगों का जो अंतिम संस्कार किया जाता था वह किस प्रकार से किया जाता था। यह समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम समाधान को समझने का प्रयास करें तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे समाधान के प्रकार। तो समाधान सामान्यतः अलग अलग रूपों में की जाती थी और जहां तक हम लोगों को प्रमाण मिला है कि शवों को उस वक्त दफनाया जाता था, यानी उन्हें कब्र के अंदर, है ना, कब्र में दफनाया जाता था। शवों को क्या होता था, कब्र में दफनाया जाता था। तो इसी में देखेंगे कि जो उनकी कब्रें हम लोगों ने पाई हैं वो सामान्यतः 2 प्रकार की हैं। एक तो सामान्य सा कब्र था, साधारण कब्र था, सिर्फ एक शव और कुछ मिट्टी के बर्तन के साथ उन्हें दफनाया जाता था। वहीं कुछ कब्रें बहुत भव्य थीं, कई वस्तुएं, आभूषण, तांबे की चीजें साथ रखी गई। इसी से तो हम लोगों को विभाजन का स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। जो कब्र साधारण थी, केवल शव और मिट्टी के बर्तन रखे गए थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह कब्र कोई सामान्य व्यक्ति का ही रहा होगा। वहीं जो कब्र बहुत ही ज्यादा भव्य थी, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के आभूषण और तांबे की वस्तुएं जो काफी उस समय महंगी रही होंगी, उनके साथ उसे दफनाया गया था। तो इससे क्या संकेत हम लोगों को मिल रहा है, जो मैंने अभी बताया, इससे यह पता चलता है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर में भिन्नता थी। जिसके कब्र समृद्ध थे वह संभवतः उच्च समाज के उच्च वर्ग के लोग थे। कुछ शवों को लकड़ी के ताबूतों में रखा जाता था। यह विशेष सम्मान और संपन्नता को दर्शाता है।
एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हड़प्पा से मिली एक कब्र जिसमें लकड़ी का ताबूत और तांबे की चूड़ियां, मनके और मिट्टी के बर्तन मिले। यह एक धनी व्यक्ति की कब्र मानी जाती है ना? तो इस तरह से हम समाधान के आधार पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक विभाजन को समझ सकते हैं और यह समझना हम लोगों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक विभिन्नता किसी भी समाज के लिए किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। तो जिस तरह का समाधान है, जिस तरह की कब्रें हैं, उसके आधार पर हम यह अंदाजा लगा पा रहे हैं कि समाज में वर्ग विभाजन तो था। इसके अलावा विलासिता के वस्तु के आधार पर भी, है ना? तो विलासिता की वस्तुओं की खोज की गई, जो लग्जरी आइटम्स हैं, इनके आधार पर भी समाज की विभिन्नताओं को हम समझ पाते हैं। जैसे देखिए, आभूषण कहाँ कहाँ पाई गई? तो आभूषण दुर्लभ पत्थरों से बनी वस्तुएं, सीप, कीमती पत्थर जैसे कार्नेलियन से बनी चूड़ियां, हाथी दांत, कीमती धातुओं और मनकों से सजावटी वस्तुएं। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये सारी चीजें हमें मिली हैं, ये लग्जरी आइटम्स हैं, है ना? कीमती पत्थर है, सीप है, कार्नेलियन की बनी चूड़ियां मिली हैं, हाथी दांत के प्रयोग हुए, हाथी दांत के आभूषण मिले हैं, कीमती धातुओं और मनकों से बनी सजावटी वस्तुएं। और ये क्या? ये वस्तुएं हर की व्यक्ति को नहीं मिली, केवल कुछ वर्ग के पास ही थी। इससे साबित होता है कि हड़प्पा समाज में धन संपत्ति का असमान वितरण था, है ना? विलासिता की वस्तुएं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक रही होंगी उस वक्त। जिसके पास जितना अधिक कीमती वस्तु रहा होगा, इससे ये पता चलता होगा कि सिंधु घाटी का जो समाज है, सिंधु सभ्यता का जो समाज है, वह विभाजित है। कुछ वर्ग के पास बिल्कुल सामान्य जीने योग्य चीजें रही होंगी और कुछ व्यक्ति के पास विलासिता से पूर्ण चीजें रही होंगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति धनी वर्ग की कलात्मक अभिरुचि और संसाधनों का प्रतीक है ना? कोई सामान्य वर्ग तो कांसे का मूर्ति नहीं बनवाएगा, कोई धनी व्यक्ति ही रहा होगा जो इस तरह की मूर्ति वगैरह अपने घर में डेकोर आइटम के रूप में इस्तेमाल करता होगा, ऐसा समझा जा सकता है। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है। ये जो पूरा इतिहास है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, यह पूरा का पूरा अनुमान पर ही आधारित है। अब शिल्प उत्पादन के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन किस प्रकार का था? शिल्प उत्पादन से हमारा तात्पर्य है लोगों के अंदर किस प्रकार के कलात्मक गुण थे, है ना? कौन कौन से वो महत्वपूर्ण आर्ट थे लोगों के अंदर कि वो समाज में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में शामिल थे। इसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के शिल्पों में पारंगत थे। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने में आप सबको पता है, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य रूप से बर्तन इस्तेमाल हुआ है वह बर्तन है लाल और काले रंग की चित्रित मृदभांड, जिसको हम पेंटेड पॉटरी के नाम से जानते हैं। रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी। उपयोगी और सजावटी दोनों प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा स्कल्पचर के बारे में अगर हम लोग बात करें, मूर्ति कला के बारे में बात करें, तो टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी मूर्तियां हमें बड़ी अधिक संख्या में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, है ना? इसमें मानव और पशु दोनों की मूर्तियां हैं, है ना? जैसे कि बैल की मूर्ति, गाय की मूर्ति, अलग अलग प्रकार के जानवरों की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग शहरों से हम लोगों को मिली हैं। मनुष्य की भी बहुत सारी अलग अलग कलाकृतियां हम लोगों को दिखाई दी है।
कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति इसमें सबसे प्रसिद्ध है। जो डांसिंग गर्ल हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है, यह भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और एक बहुत ही बेजोड़ कह सकते हो शिल्प का नमूना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। इसके अलावा जो बीड मेकिंग वहां पे होता था, मनी कला, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि अभी हम पिछले स्लाइड में आपको बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो धनी लोग थे, वे लोग बहुत ही शान शौकत की जिंदगी जीते होंगे, विलासितापूर्ण वस्तुएं बनाते होंगे या इस्तेमाल करते होंगे। तो ये जो अर्ध कीमती पत्थरों से बनाया जाता होगा या कीमती पत्थरों से बनाया जाता होगा, है ना, सीसा, शंख, कांच, कार्नेलियन, लेपिस लाजुली से मनके बनते थे। तो ये सारी चीजें थी और इन सब चीजों से अलग अलग प्रकार के उपयोग में आने वाली वस्तुएं उस वक्त बनाई जाती होंगी, है ना। तो यह भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको भी आप समझ सकते हो, चूंकि एनसीईआरटी एक ऐसा किताब है जो मैंने शुरुआत से ही कहा था, जो हमारे समझ को विकसित करता है। हो सकता है इस टॉपिक में आपको बहुत अधिक एग्जामिनेशन यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसके हिसाब से सीधा प्रश्न ना मिले, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक संपूर्ण समझ विकसित होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और इसी लिए हम लगातार एनसीईआरटी की पुस्तक को आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में लेकर के आ रहे हैं। क्या होता है कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती है वो बच्चों के लिए थोड़ी बोझिल हो जाती है, तो हम बच्चों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं कि वो बड़ी आसानी से और साधारण भाषा में एनसीईआरटी के पुस्तक को समझ सके। अगला, अगर हम धातु कला के बारे में बात करें तो यह तांबा, कांसा, सीसा, टीन से औजार, मूर्तियां और आभूषण बनाए जाते थे। लोहे के प्रयोग के प्रमाण अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से बनी वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तु हम लोगों को नहीं मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ज्यादातर धातु हमें मिला है वो टीन मिला है, तांबा मिला है और इन दोनों को मिलाकर के कांसा बनाया गया था, है ना। तो ये शिल्प के रूप में वहां पे मिले हैं। इसके अलावा बुनाई और वस्त्र निर्माण के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण मिले हैं। मोहेंजोदेड़ो से कपड़े की छाप मिली है, यानी एक मिट्टी के बर्तन पर कपड़े का छाप, है ना, हम लोगों को मोहेंजोदेड़ो से प्राप्त हुआ है। और जैसा कि पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही सर्वप्रथम हम लोगों को सूती वस्त्र का प्रमाण मिलता है। कपास की खेती का शुरुआती साक्ष्य हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में ही दिखाई देता है। हालांकि कुछ प्रमाण हम लोगों को मेहरगढ़ में भी मिला था, बट अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि कपास का उत्पादन सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ था, तो आपको बताना है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। इसके अलावा एक और व्यवसाय वहां पे रहा होगा, शिल्प उत्पादन का एक और आर्ट वहां रहा था, वह था सील या मुद्रा निर्माण, है ना, या मुहर बनाना, सील मेकिंग, है ना, मुहर निर्माण, मुहर का निर्माण वहां बड़े पैमाने पर हुआ है। पत्थर की सुंदर खुदाई वाली मुहरें जिन पर जानवरों और लेखन की छवियां हैं, ये सामान्यतः किस लिए इस्तेमाल की जाती होंगी, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यापार और अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, पर्सनल पहचान के लिए
है ना, निजी पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये जो मुहर बनाए जाते थे वो किस चीज से बनाए जाते थे, तो याद रखिएगा मुहर सामान्यतः सेल खड़ी से बनाया जाता था। यह एक प्रकार का पत्थर होता है और इसी स्लेट या सेल खड़ी के पत्थर से यहाँ पे मुहरें इत्यादि बनाई जाती थी। अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण शिल्प उत्पादन केंद्र रहे थे। मेजर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स एट हड़प्पा सिविलाइजेशन। Now we will try to understand about the major craft production centers at Harappan civilization. तो देखिए इसमें सबसे पहले शिल्प के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पॉटरी या फिर मृत भांड ये कहाँ पे बनाए जाते होंगे, तो ये बनावली हरियाणा में इसके कारखाना हम लोगों को मिला है और लोथल में मिला है ना, बनावली और लोथल में मिला है। चित्रित बर्तन इसकी विशेषता है। किस प्रकार का चित्रित बर्तन है, तो लाल काला चित्रित मृद भांड, यही ना नाम है, लाल काला चित्रित मृद भांड। इसके अलावा मूर्ति कला स्कल्पचर मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, टेराकोटा का खिलौना मिला। बीड मेकिंग की बात करें तो बीड मेकिंग सामान्यतः चान्हू में, लोथल और धोलावीरा में होता होगा, है ना। यहाँ पे कार्नेलियन की वस्तु हम लोगों को मिली है। कार्नेलियन से मनी कार्नेलियन एक प्रकार का महंगा पत्थर होता था, इससे चूड़ी वगैरह बनाया जाता था। लैपिस लाजुली और शंख के मनके बनाए जाते थे। धातु कला की बात करें तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हू यहाँ से हम लोगों को मिले। तांबे और कांसे के औजार और मूर्तियां हमें यहाँ से मिली हैं, यह इसकी विशेषता है। धातु कला में तांबा और कांसा का औजार बनाया जाता था और मूर्तियां बनाया जाता था। मुहर निर्माण की अगर बात करें तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का प्रमुख शिल्प उद्योग था। और मुहरों पे क्या होता था, तो पशु की आकृतियां उकेरी जाती थी या सिंधु की लिपि वाली मुहर हम लोगों को बड़ी अधिक संख्या में मिले हैं। कपड़ा निर्माण भी मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख व्यवसाय था, है ना। अंतिम पॉइंट में देख सकते हो कपड़ा निर्माण कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो में। और सूती वस्त्रों की छाप यहाँ से हमें प्राप्त हुई है मिट्टी के बर्तन के ऊपर। इसके अलावा बुनाई का संकेत हमें यहाँ से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। अब स्वाभाविक सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, चाहे वो सामान्य अनाज हो या और भी कोई वस्तु जिसका दैनिक अपनी गतिविधियों में हड़प्पावासी इस्तेमाल करते होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है किसी एक सभ्यता में सभी चीज का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। तो लोग इसके लिए क्या करते हैं, व्यापार का सहारा लेते हैं और व्यापार और वाणिज्य की सहायता से इन सारे चीजों को हासिल किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य बहुत ही अच्छे कंडीशन में थे, बहुत ही बेहतर कंडीशन में थे, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि स्थानीय और क्षेत्रीय उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला कौन कौन सा माल है, तो क्षेत्रीय और स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर संसाधनों की पहचान और दोहन किया गया है। जैसे कच्चे माल, तांबा, पत्थर, सीप, लकड़ी, कपास, सोना, चांदी आदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते थे। कहां से क्या प्राप्त किया जाता था, तो लैपिस लाजुली ये बदख्शां अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था।
कार्नेलियन खंभात गुजरात से प्राप्त किया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से, कहां से? खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी नामक जो खदान है वहां से प्राप्त किया जाता था, और बालूचिस्तान से। शंख या सीप सौराष्ट्र व समुद्र के तटीय क्षेत्रों से। सोना कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से, और कपास पंजाब और सिंध से। इन सामग्रियों का उपयोग तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इन सामग्रियों का उपयोग शिल्प निर्माण, धातु कर्म और व्यापार के लिए किया जाता था, है ना? तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग क्षेत्रों से माल मंगाया जाता था और इसका उपयोग दैनिक गतिविधियों में किया जाता था। ये तो हो गए आसपास के नजदीकी क्षेत्र। इसके अलावा जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहां से भी अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। जैसे सुदूर क्षेत्रों के साथ किस प्रकार का संपर्क था? तो हड़प्पा के लोग विदेशी क्षेत्रों से भी माल प्राप्त करने के लिए व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कई मुहरों में हमें जहाज का चित्र मिला है ना? और ये प्रमाणित करता है वो जहाज का चित्र कि वे लोग पानी के जहाज के माध्यम से भी व्यापार करते थे, है ना? तो अगला पॉइंट वही है, समुद्री और स्थलीय दोनों मार्ग से व्यापार होता था। कहां कहां से व्यापार होता था? तो मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक है। हड़प्पा को वहां के अभिलेखों में, अगर मेसोपोटामिया के अभिलेखों की बात की जाए तो वहां के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो मेलुहा है, मेलुहा के नाम से जाना जाता है। ईरान, जिसको एलाम कहा गया है, यहाँ से जमीनी मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित था। ओमान और बहरीन, यहाँ से समुद्री व्यापार के माध्यम से व्यापार होता था। एक इमेज आप स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, ये ओमान में एक हम लोगों को मर्तबान मिला है जो हड़प्पा में ही बनाया जाता था। तो ये भी प्रमाणित करता है, जब ओमान में रिसर्च हुआ होगा तो वहां ये बर्तन मिला, तो लोगों ने अनुमान लगाया कि पक्का हो ना हो हड़प्पा के लोग ओमान के साथ व्यापार करते थे। और किस तरह से वहां जाते होंगे? तो समुद्री मार्ग से। अफगानिस्तान से, जैसा कि मैंने बताया, टीन और पत्थरों के लिए व्यापार होता था, और दक्षिण भारत से मसाले, सोना और कीमती पत्थर मंगाए जाते थे। मुख्य उद्देश्य क्या था? दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति। इतने दूर दूर तक व्यापार अगर हम कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति। व्यापारिक लाभ, शिल्प कला का विस्तार, और इसके प्रमाण है विदेशी मुहर, लेख और वस्तुएं हड़प्पा स्थलों पर मिली हैं, है ना? बहुत सारी मेसोपोटामिया की मुहर हमें सिंधु घाटी क्षेत्र में मिली हैं। इसके अलावा अन्य प्रांतों के भी जो महत्वपूर्ण वहां की आइडेंटिफाइड कोई वस्तु है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं, और इससे भी यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों के साथ भी संबंध स्थापित था। अब हम लोग ये 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। वहां की मुहरें किस प्रकार की थी, वहां की लिपि किस प्रकार की थी, और बाट किस प्रकार की थी। तो इस हिस्से में हम लोग वहां की मुहर और यहाँ के बाट के बारे में बात करेंगे। लिपि को हम भाग 4 के लिए छोड़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों की अगर हम लोग बात करें, द सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो सबसे पहला है निर्माण और सामग्री। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, फिर से बता रहा हूं कि हड़प्पा की मुहरें मुख्यतः सेल खड़ी, है ना, से बनाई जाती थी। कुछ मुहरें कांस्य, तांबे और टेराकोटा और हड्डी से भी बनी होती थी। टेराकोटा का सिंपल अर्थ होता है मिट्टी की बनी हुई, है ना? जो पकी हुई मिट्टी की मुहरें हैं उसे टेराकोटा सील कहा जाता है।
है ना। उन्हें उकेर कर बनाया जाता था, फिर पकाया जाता था, जिससे वे टिकाऊ बनते थे, जो टेराकोटा के होते थे। इनका आकार किस प्रकार का होता था? तो सामान्यतः ये चौकोर आकार की होती थी। कुछ मुहरें गोल या आयताकार भी पाई गई हैं। मुहरों में अक्सर चित्रलिपि, जिसको पिक्टोग्राफिक कहते हैं, चित्रात्मक लिपि या प्रतीकात्मक चित्र खुदे होते थे। है ना, जैसा कि अगली स्लाइड में आप देखोगे, कुछ महत्वपूर्ण मुहर को मैंने दिखाने का प्रयास किया है। देखो किस तरह से सांड वहां के चित्रों में दिखाई देते हैं। पशुपति का ये मुहर है, इस मुहर में स्पष्ट रूप से पशुपति को देखा जा सकता है ना। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जानवर आप देख सकते हो, अलग अलग प्रकार की चीजें यहाँ के मुहरों में दिखाई दे रही है। कुछ लिखावट वगैरह भी यहाँ के मुहरों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो चित्र और प्रतीक की अगर बात करें, मुहरों पर पशु आकृतियां, एक सींग वाला बैल जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है वो दिखाई देता है, हाथी दिखाई देता है, गैंडा, बाघ, जल पक्षी आदि दर्शाए गए हैं। है ना। इसके अलावा और क्या दर्शाया गया है? तो इसके अलावा दर्शाया गया है, याद रखिएगा, कोई धार्मिक प्रतीक, जैसे योगासन में बैठी हुई आकृति। है ना, ये जो पशुपति का मुहर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही है आपका योगासन में बैठे हुए पशुपति महादेव। है ना। और वृक्ष पूजा के संकेत मिलते हैं। एक मुहर हम लोगों को हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला ना जमीन पे लेटी हुई है और उसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शायद पृथ्वी माता का मुहर रहा होगा। कुछ मुहरों पर मानव पशु मिश्रित आकृतियां भी मिलते हैं, जिसे धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं झलकती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के मुहर हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं। अब थोड़ा सा हम लोगों की लेखन प्रणाली पर भी प्रकाश डालते हैं। मुहरों पर सिंधु लिपि अंकित पाई गई है। यह लिपि अभी तक संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ी जा सकी है। यह लिपि दाएं से बाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यह भी प्रमाणित हुआ है ना। और कुछ चलिए महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। अब इन मुहरों का क्या इस्तेमाल होता होगा, है ना। ये यानी बड़ी भारी मात्रा में, जैसा कि मैंने बताया और आपको पता भी होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ी भारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इन मुहरों का इस्तेमाल कुछ न कुछ कार्य के लिए तो होता होगा। तो किन कार्यों के लिए इन मुहरों का इस्तेमाल किया जाता था? तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, व्यापार और वस्त्र चिन्हित करने के लिए मुहरों को माल पर लगाकर व्यापारी पहचान दर्शाते थे। है ना, हर गट्ठर में एक मुहर लगा दिया गया, तो इससे पता चला कि किस व्यापारी के द्वारा कौन सा माल भेजा गया है। दूसरा, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए शासकीय वस्तुओं को चिन्हित करने हेतु, है ना, जो शासन करने के लिए भी इन मुहरों को सील का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि अगर किसी वस्तु पर शासकीय छाप है तो पता चले कि यह प्रशासन की वस्तु है ना। इसके अलावा व्यक्तिगत पहचान के लिए, जैसे आज के समय में हस्ताक्षर या स्टाम्प का उपयोग किया जाता है, उस समय मुहर का उपयोग किया जाता होगा, है ना। और धार्मिक तथा प्रतीकात्मक उद्देश्य के लिए, जैसे देवी देवता, योग मुद्रा, धार्मिक मान्यताओं से जुड़े प्रतीक को दर्शाने के लिए भी इन मुहरों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज अब देख लेते हैं। जैसे ये जो मुहर है, ये कहाँ से हम लोगों को मिली है? तो ये मुहर हम लोगों को हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और भी बहुत सारे स्थल हैं जहां से ये बड़ी भारी मात्रा में ये मुहरें हम लोगों को मिली हैं। तो ये ही आज का हम लोगों का टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने आज सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना, वहां के वर्ग विभाजन के बारे में समझने का प्रयास किया आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, तो आज
हम लोगों ने जाना सिंधु घाटी सभ्यता में जो शिल्प निर्माण की विभिन्न तरीके थे उनके बारे में, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का जो निर्माण किया जाता था उनके बारे में समझने का प्रयास किया। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो आज हम लोगों ने वहां के मुहरों के बारे में जाना, थोड़ा बहुत लेखन पर को भी समझने का प्रयास किया। आगे जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो समझने का हम लोग प्रयास करेंगे आगे चल करके कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्यमयी लिपि है ना, जो एनसीईआरटी में हेडिंग दिया गया है एक रहस्यमयी लिपि, तो उसके बारे में भी जानेंगे और भी बहुत कुछ अभी एनसीईआरटी आधारित हम लोगों को जानना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हुए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से